हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं निबंध। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित निबंध दिल्ली दरबार दर्पण। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। फ्रेंड्स, ये प्रश्न में पूछा जा चुका है कि राजाओं को क्या क्या मिला। तो रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राज राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगी थी, जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था। और फरहरे पर जो झंडे से लटकता था, स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तमगा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से यही वाक्य कहे। झंडा और तमगा कौन दे रहा था? श्रीयुत वायसराय। तो इसे भी ध्यान में रखना है। मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ। वायसराय ने सबसे यही बातें कही कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैरवार राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल के प्रतापी प्रारब्धी और अचल दिखे। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तमगा पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे या आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तमगे ही मिले। तो शासनाधिकारी राजाओं को तमगा और झंडा दोनों मिला था, और शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार, जो उच्च पद पे है, जो निम्न पद पे है, उनके अनुसार सिर्फ उन्हें सोने या चांदी के तमगे मिले। किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी, जिस पर 4000 की लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी कपड़े, कम ख्वाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे, उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई। प्रायः लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निस्संदेह जो कपड़ा खां ने पहन रखे थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था। तो मैं भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घूमा करते हैं। हाँ, कुछ फ़र्क था, तो इतना कि लंबी गजिन दाढ़ी के कारण खां साहब का चेहरा बड़ा भयानक था। इन्हें झंडा न मिलने का कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र थे। तो खां को झंडा इसलिए नहीं दिया गया कि वो स्वतंत्र थे, और इनको 25,000 रुपये का पुरस्कार भी मिला। बाकी लोगों को तो सिर्फ झंडा और तमगा मिला। झंडा और तमगा उन्हीं लोगों को मिला जो मतलब राज राजेश्वरी के अधीन थे। आने और बाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए। खां ने पूछा, क्यों आए हो बाबू साहिब? बाबू साहिब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके हैं और हम आपको, अब जाइए। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे, संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर ही से हाथ जोड़ आए, और दो एक ऐसे थे कि जब एडिकाक के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया, तो एडिकाक ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, यहाँ तक कि एडिकाक को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तमगा, सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके, और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय
पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिख पड़े, जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वे बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहां आप हमारे खुदा मौजूद हैं। नवाब लुहारू की भी अंग्रेज़ों में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहिब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। लेकिन वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही ना हो सकते थे। पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का कुछ ऐसा विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने को ही नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी अरबी ज्योतिष गणित आदि ईश्वर जाने कितनी भाषाओं का पंडित बखान गए। नवाब साहिब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई, वरन लड़कपन से ही विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। इसके सिवा नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के भी वाक्य कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद ग्रंथ बनाया है, जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊँ। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसे एक भाई कवि अर्थात ब्रदर पोएट देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय अवश्य निकालूंगा। 29 तारीख को सबके अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई थी। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान देने योग्य है कि महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात के लिए कब आई थी? 29 तारीख को, और सबसे अंत में आई थी। ये ताज का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताज का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवा उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहिब, तंजौर की महारानी के पति का क्या नाम था? राजा सखाराम साहिब, और उनके 2 लड़के के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेज फर्थ भी थी। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भूपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से ही हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया। महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, पर अनुवादक मेम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे, और वे ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया है। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आप से दोस्ती कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए, और तमगा पहनाने के समय में बड़े स्नेह से उनके पीठ पर हाथ रखकर बात की। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। दरबार का महोत्सव कब हुआ? 1 जनवरी को। यह दरबार, जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील, कितने मील? 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोना चबूतरा था, जिनकी गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपहला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राज राजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन से सुशोभित हुए थे। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थी और पीछे के खवास
लोग हाथों में चंवर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचौबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज अर्थात दामन बरदार, जिनमें से एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर व सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल वर्ण का पुत्र था, खड़े थे और उनके दाहिने बाएं और पीछे मुशाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा बना था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुशाहिब, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगा था। लहरियों के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन में मढ़ी थी और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक एक पॉलिटिकल ऑफिसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे लिखे गए हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इन राजाओं का नाम पढ़ सकते हैं। वायसराय के सिंहासन के पीछे, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास, धनुष खंड के आकार की श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थी। जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकारी नहीं, दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों और संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई। ये 3000 के अनुमान होंगे। किलात के खां गोरा के गवर्नर, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंधी काउंसिल लोगों की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजीली पलटनें भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए पहरा बांधे खड़ी थी। इन सबकी शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे, जिन पर सुनहली अमारियाँ कसी थी और कारचौबी झूले पड़ी थी, तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहरों का उड़ाना और 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वाले की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का हो खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे, और शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। 11:15 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए।
ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुष खंड आकार के चबूतरे की श्रेणियों के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहरी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों की सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खेमे में श्रीयुत ने जाकर स्टाफ ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजसी छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे दो तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी लोग थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हेरल्ड लोगों ने अपनी तुरहिया एक साथ मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे के ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, का बाजा बजने लगा और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। जो ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत के मुखबंदी चीफ हेरल्ड की आज्ञा की श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञा पत्र पढ़ो। यह आज्ञा होते ही बंदीजनों ने जो दो पाते में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाई। यहाँ पाती से आशा है, पंक्ति में दो पंक्तियों में खड़े थे। राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाई और उनके बंद होने पर मुख्य बंदी के नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्था यह है। महारानी विक्टोरिया, ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें मैं एक एक्ट पास हुआ है, जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस सहयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेंगे, जिस पर राज की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राजसी मुहर होने के पीछे प्रकाश किया गया। हमने यह पदवी ली विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी ले और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया कि ऊपर लिखी हुई बातों के स्मरण के निमित्त कि हमने अपने किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको यह योग्यता होगा कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा ले। इसलिए अब हम अपने प्रिवी काउंसिल की संपत्ति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियों और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सदन, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम से बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए। अर्थात लैटिन भाषा में इंडियाई इम्पेरेटिक्स राजराजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में
राजराजेश्वरी और एम्प्रेक्स अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेक्स ऑफ इंडिया, और हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है यह नई पदवी न लिखी जाए। और हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने चांदी और तांबे के सबके सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते, और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से सब छापे जाएं, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएं, और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएं, इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएं, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाए। हमारी विंडसर को कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध बचा हुआ जो हम अगली क्लास में देखेंगे।